देखेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में। सेल साइकिल सबसे पहले देखते हैं कि सेल साइकिल जो है वो है क्या एक्चुअली। तो एक सेल का जो लाइफ स्टेज है उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उन सबको ही मिलाकर हम लोग एक सेल साइकिल कहते हैं। एनसीईआरटी में मेनली 3 दिया हुआ है कि यूजुअली क्या होता है कि सेल ग्रोथ होगा सेल का, है ना। उसके बाद फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगा और सेल का डिवीज़न होगा। ये तीनों प्रोसेस हैं जो कि एक दूसरे के बाद फॉलो होते हैं, मतलब कि ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ये सिंक्रोनाइज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। और इसको ही सबको मिला के हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। अगर बात की जाए इसमें से, तो सेल ग्रोथ जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कि ये हर स्टेज ऑफ सेल साइकिल में एक सेल के लाइफ का हर स्टेज में ग्रोथ तो होना ही होना है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के साथ ऐसा नहीं है, मतलब वो एक फिक्स स्टेज है, एक एस फेज होता है, एक पर्टिकुलर फेज, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, हमेशा नहीं होगा। सेल डिवीज़न की अगर बात की जाए तो जब सेल ग्रोथ कर लिया सबसे पहले, उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो गया, तो एट लास्ट सेल का डिवीज़न होता है। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि सेल साइकिल का ये जो सारे फेजेज है आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, है ना। आगे हम लोग देखेंगे फेज ऑफ सेल साइकिल, है ना, कि सेल साइकिल का फेज कितना है। मेनली ब्रॉडली अगर हम लोग शुरू में देखें तो 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं सेल साइकिल में, जिसमें एक में तो क्या होता है कि तैयारी होगी, है ना, एक में तैयारी होगी डिवीज़न से पहले की, और फिर जो मेन डिवीज़न है। तो 2 फेज़ है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज जो है वो तैयारी का प्रोसेस है, मतलब इसमें सिर्फ बस मतलब डिवीज़न से पहले की सारी तैयारी होगी। जबकि हम लोग एम फेज की अगर बात करें तो एम से हम लोग याद रख सकते हैं, एम से याद रख सकते हैं क्या कि ये मेन फेज है जिसमें कि डिवीज़न होगा, है ना। और एम फेज का दूसरा नाम भी माइटोसिस फेज है। अगर बात करें टाइम वाइज, तो अगर एक सेल साइकिल में 100% टाइम लगता है तो उसमें से 95% हमारा तैयारी में ही चला जाएगा, जो कि इंटरफेज है, और 5% में हमारा एक्चुअल डिवीज़न हो जाएगा, सेल का डिवीज़न। जो इंटरफेज है उसका एक और ट्रिक है कि जब कोई गुजर जाता है तो रेस्ट इन पीस बोलते हैं, RIP बोलते हैं। तो उससे तीनों नाम, मतलब इंटरफेज का 3 नाम है, तीनों हम लोग याद रख सकते हैं। पहला हो गया रेस्टिंग फेज, दूसरा हो गया इंटरफेज और तीसरा हो गया प्रिपरेशन फेज। ये तीनों नाम इंटरफेज का ही नाम है, तीनों ही एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अगर बात की जाए एम फेज की, जो कि 5% टाइम लेता है, और ये क्या है तो ये मेन डिवीज़न फेज है। इसमें पहले क्या होगा तो ऑफकोर्स न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, मतलब क्रोमोजोम का डिवीज़न होगा, और उसको फॉलो करेगा क्या तो साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीज़न होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि ये इंटरफेज जो था, अभी हमने देखा क्या कि एक इंटरफेज है, दूसरा एम फेज है। 95% टाइम इंटरफेज में जाएगा, 5% टाइम जाएगा एम फेज में। इंटरफेज को अब हम लोग ब्रॉडली देखेंगे तो इंटरफेज जो है वो खुद 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला हो गया हमारा G1, दूसरा S और तीसरा G2 फेज हो गया। इसका नाम था G1 बोले तो गैप 1 फेज बोलते हैं, S को सिंथेसिस फेज बोलते हैं, G2 को गैप 2 फेज बोलते हैं। G1 में खास क्या है, हमने अभी देखा था क्या कि सेल का जो ग्रोथ है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो हर फेज में होता ही रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि G1 में क्या है तो ग्रोथ कंटिन्यू है, S में भी ग्रोथ होता ही होता है, और G2 में भी ग्रोथ होता ही होता है। खास बात क्या है तो G1 में एनसीईआरटी में मेंशन है कि सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। इसमें G1 में इनफैक्ट जो मेटाबॉलिज्म जो है या मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल सारे फेजेस में होते हैं, लेकिन G1 में स्पेशली मेंशन्ड है। तो हम लोग याद रखेंगे कि G1 में ग्रोथ तो सब में है, S में, G1 में, G2 में ग्रोथ सब में है। जो खास बात है G1 में वो ये है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। S की बात की जाए तो S फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। उससे पहले एक बार G2 देख लेते हैं। तो ग्रोथ तो मतलब सब में होना है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, G2 में भी होगा। खास क्या है G2 में कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है G2 में। S फेज की अगर बात की जाए तो नाम से पता चल रहा है सिंथेसिस फेज है। सिंथेसिस होगा मतलब कि कुछ चीज़ें इसमें बनेगी, है ना। तो इसमें मेनली क्या होता है कि रेप्लिकेशन, जिसको कि मतलब आम भाषा में हम लोग डुप्लीकेशन भी कहते हैं। तो 2 चीज़ों का डुप्लीकेशन होगा। पहला जो है वो डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, दूसरा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। डीएनए का डुप्लीकेशन के लिए एक स्पेशल टर्म असाइन किया गया जिसको कि हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, और साथ ही साथ सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होगा। अगर बात की जाए ध्यान देने वाली बात है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है ऑफकोर्स वो कहाँ होगा तो न्यूक्लियस में होगा, जबकि सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन है वो कहाँ होगा तो वो साइटोप्लाज्म में होगा। अब हम लोग एक बार प्लॉइडी के बेसिस पर देख लेते हैं। उससे पहले एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि इंटरफेज में जो भी क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं वो इंटेंगल्ड होते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं और वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, मतलब हम खुद के सहूलियत के लिए क्या करते हैं कि इसे ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब G1 S G2 में हम लोग ड्रॉ करके समझने के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली सेल में ये इंटेंगल्ड होते हैं, ये डीकंडेंस फॉर्म में होते हैं, मतलब कि ये उलझे हुए होते हैं, ये क्रोमेटिड के फॉर्म में होते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे
कि हमने क्या लिया है कि एक डाइपोलाइड सेल लिया है ना। पोलाइडी समझने के लिए क्या है कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ सेट कितने का है, मतलब पेयर कितने का है। जैसे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो यूजुअली सेम कलर से डिनोटेड होते हैं, है ना। तो हम लोगों को देखना है कि एक सेट में कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे रेड वाला 2% है, ये एक सेट है। पूरा क्रोमोसोम से मेरे को कोई मतलब नहीं है और एक पेयर से मतलब नहीं। हमको देखना है कि पेयरिंग है या नहीं, एक सेट है क्रोमोसोम का या पेयरिंग है, मतलब कि ये दोनों मिलके एक सेट बना रहे हैं, मतलब 2 का सेट है, मतलब 2 का पेयर है, तो ये डाइपोलाइड। अगर ये सिर्फ एक ही होता, मतलब एक रेड एक ब्लैक, यही पूरा सेट चलता, तो ये हैप्लॉइड जाता, मतलब कि एक ही सेट का क्रोमोसोम। यहाँ पेयरिंग है तो ये डाइपोलाइड गया। दूसरा जो ध्यान देने वाली बात है कि G1 फेज जो होता है उसमें पेरेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर पेरेंट्स मेंशन है कि ये पेरेंट्स है तब तो हम लोग पोलाइडी सीधा चेक कर लेंगे। अगर नहीं दिया है तो कोई भी हो, माइटोसिस या मियोसिस, पेरेंट्स जो है वो हमेशा G1 में प्रेजेंट होते हैं। बात की जाए अगर एस फेज की, तो हमने क्या देखा कि ऑफकोर्स इसमें सिंथेसिस होगा, मतलब रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो यहाँ जो अमाउंट लिया था, अमाउंट हम देखेंगे कि एक क्रोमोसोम का जो हम यहाँ अमाउंट ले रहे हैं, और एनसीईआरटी में भी ये C/2 ही है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है कि सिंथेसिस से पहले 2C अगर था तो बाद में 4C हो गया, और जो डायग्राम दिया वो 4 का ऐसा ही दिया है। तो उसमें भी अगर ध्यान से देखें तो एक का C/2 माना है, मतलब एक क्रोमोसोम का हम लोग अगर 2 माने तब जाकर 2 का होगा क्या, C होगा। उसी तरह ये नीचे वाले भी दोनों मिलकर C/2 C बनाएंगे, तो सम टोटल जो होगा अमाउंट ऑफ डीएनए वो 2C होगा। ये रेप्लिकेशन के पहले का है, मतलब G1 फेज का है। जब रेप्लिकेशन होगा तो ऑफकोर्स अमाउंट तो डबल होना, ये डुप्लीकेशन हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे तो पोलाइडी सेम है, मतलब पहले भी डाइपोलाइड था, अभी डाइपोलाइड है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नया डीएनए बना है वो पुराने वाले, जो नया जो क्रोमोसोम बना है वो पुराने वाले ही क्रोमोसोम पर आकर चिपक गया है। यहाँ बीच में सेंटर में होता है सेंट्रोमियर, वहीं पर आकर चिपक गया है, जिसके कारण कि इसको अलग क्रोमोसोम का दर्जा नहीं मिलता है ना। और इसे हम लोग क्रोमेटिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, क्रोमेटिड के फॉर्म में हम लोग मानते हैं। मतलब कहने का हुआ ये नया वाला जो डीएनए है वो नया वाला जो क्रोमोसोम है वो पुराने वाले के सेंट्रोमियर पर चिपका हुआ है, और इसके लिए ये सारे को हम लोग एक सिंगल एंटिटी मानते हैं, एक सिंगल एंटिटी मानते हैं। तो अब इसको सिंगल एंटिटी मानकर अगर देखें तो रेड कितने का पेयर है, 2 का पेयर है, तो ये पोलाइडी ऑफकोर्स 2n गया, जो कि पहले भी 2n था। और एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि रेप्लिकेशन जो है वो कोई भी हो, माइटोसिस मियोसिस, रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। तो जब तक कि सेल डिवाइड ना कर जाए उससे पहले पोलाइडी यही सेम रहने वाली है। 2n 4C जो है वो पोलाइडी सेम रहेगी, मतलब G2 में इसके बाद रेप्लिकेशन कहीं होना नहीं जब तक कि सेल डिवाइड ना कर जाए। तो यहाँ 2n 4C है, तो ये 2n 4C आगे भी G2 में बरकरार है। इंटेंगल्ड वाला हमने देख ही लिया कि ये सब हम लोग सिर्फ सहूलियत के लिए बना लेते हैं समझने के लिए, लेकिन एक्चुअली में सेल में इंटेंगल्ड होता है, ये डिकंडेंस फॉर्म में होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि हमने देखा कि G1 S और G2 फेज है, सेल साइकिल है ये, मतलब एक के बाद दूसरा फेज कंटिन्यू रहता है। एक के बाद दूसरा फेज क्या है कि कंटिन्यू रहता है सेल के लाइफ में। G1 है, S है, G2 है। वही दिया है कि G1 में खास क्या है, सेल का ग्रोथ होना तो सब में है। S में भी सेल का ग्रोथ होता है, लेकिन हम लोग इंडिकेट नहीं करते क्योंकि ग्रोथ से भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ऑफकोर्स रेप्लिकेशन होता है, तो उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन इन जनरल हम लोग याद रखेंगे कि सेल का जो ग्रोथ है वो सब में होना ही होना है, हर फेज में ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। G में देखेंगे खास क्या है, तो सेल जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है G1 में। S में ऑफकोर्स रेप्लिकेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, किसका, सेंट्रियोल का हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। G2 की बात की जाए तो प्रोटीन का सिंथेसिस इसमें खास बात है। इसके बाद आता है क्या कि G0 फेज, मतलब कहने का हुआ कि कोई भी अगर सेल है, एक नॉर्मल सेल साइकिल में वो है प्रेजेंट है सेल, लेकिन अगर उसका मन करे, है ना, या उसको ऐसा ज़रूरत फील हो कि उसको अब सेल साइकिल आगे कंटिन्यू ही नहीं करना है, वो डिफ्रेंशिएट कर जाए एक प्रॉपर एक कोई काम लेकर, है ना, तो वो G1 में एंटर करते ही इससे एग्जिट कर जाएगी, है ना। वो सेल क्या है कि इससे एग्जिट कर जाएगी G1 से, और वो G0 स्टेज में सेल चली जाएगी। तो G0 स्टेज आखिर है क्या, G0 स्टेज में खास बात क्या है, तो G0 स्टेज को हम लोग क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। G0 स्टेज या क्विसेंट स्टेज इसका नाम है, जो कि एक इनएक्टिव स्टेज, सेल साइकिल की एक इनएक्टिव स्टेज है ना। G1 में है खास क्या है, तो G1 में सेल जो है वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, सेल जो है वो मेटाबॉलिकली G1 में एक्टिव है, लेकिन वो सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है। वहाँ पे G1 में सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें इतना पोटेंशियल है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो वापस G1 में आकर, G0 से वापस G1 में आकर वो फिर से नॉर्मल सेल डिवीज़न कर सकता है ना। फिर हम लोग देखेंगे कि
वो ज़रूरत कब पड़ सकता है, तो यूजुअली ज़रूरत तब पड़ता है कि जब जो सेल है अगर वो डैमेज हो जाए तब इसका ज़रूरत पड़ता है। अब कुछ सेल है, मान लो कोई अगर मतलब जी नॉट में या कोई सेंटर स्टेज में गया और वो जो सेल है उसको कभी पूरी लाइफ में कभी ज़रूरत ही ना पड़े कि फिर से वापस आने का, फिर से प्रोलिफरेट करने का। तो वैसे एक एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में कि हार्ट सेल जो होता है किसका, एडल्ट एनिमल्स का, वो यूजुअली क्या करते हैं कि वो डिवाइड नहीं करते हैं, मतलब वो जी नॉट स्टेज में ही पड़े रहते हैं। तो हमने देख लिया G1 है, ऐसे G2 है, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। ये सारा कौन सा है, तो ये इंटरफेज का ही 3 पार्ट है, G1 है, G2, G0 हमने देख लिया कि G1 को एग्जिट करके अगर इनएक्टिव हो जाए सेल तो उसको क्या बोलेंगे कि मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होगा लेकिन वो सेल डिवीजन नहीं करेगा, पोटेंशियल बरकरार है कि ज़रूरत पड़े तो G1 में फिर से वापस आकर नॉर्मल सेल साइकिल कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो एम फेज। एम फेज की अगर हम बात करें तो इसको माइटोसिस फेज भी कहते हैं, एम फेज को माइटोसिस फेज भी कहते हैं। ये मोस्ट ड्रामेटिकल फेज सेल साइकिल का इक्वेशनल डिवीजन भी माइटोसिस फेज को कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इक्वल नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल मतलब कि पेरेंट्स में जितना पोलैरिटी और जितना अमाउंट ऑफ डीएनए होगा वो डिट्टो सेम किसमें, प्रोजनी या डॉटर सेल में वो डिट्टो सेम चला जाएगा, इसलिए इसको हम लोग एम फेज को माइटोसिस फेज या इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो वो पेरेंट्स में जितना उतना डॉटर सेल में भी जाएगा। एम फेज में पहले क्या होगा, तो पहले होगा हमारा क्रोमोजोम का डिवीजन जिसको कि हम लोग कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन जो कि है या क्रोमोजोम का डिवीजन इसको फॉलो करेगा साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। एक जो खास ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये इक्वेशनल डिवीजन तो है वो एक बात है ना, दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती है ना। मतलब एम फेज का देखेंगे हम लोग फर्दर की 4 पार्ट है PMAT और उसमें क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, मतलब कि एक दूसरे पर ओवरलैप होती हैं ये सारी फेजेस। इनफैक्ट जो सेल साइकिल में जितना भी फेज है, इंटरफेज है, एम फेज है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ओवरलैप होती है थोड़ी से, लेकिन है क्लियर कट बाउंड्री कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। एम फेज की अगर बात की जाए तो एम फेज जो है वो फर्दर डिवाइडेड है किसमें, तो PMAT से हम लोग याद रख सकते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ट्रिक जो इसके लिए वो है प्राइम मिनिस्टर एट ताजमहल से हम लोग याद रख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर एट ताजमहल। पीस हो गया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अगर बात की जाए कि खासियत क्या है, प्रोफेज में खास क्या है, मेटाफेज में खास क्या है, एनाफेज में खास क्या है और टीलोफेज में खास क्या है। इन जनरल देखें हम लोग देखेंगे कि 2 चीज़ें हमें पढ़नी है, एक तो माइटोसिस दूसरा मियोसिस। इन जनरल कि मतलब ये काम होना ही होना है, उसमें डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन इन जनरल अगर देखें कि ये होना ही होना है वो क्या है, तो प्रोफेज को अगर हम बात करें तो प्रोफेज में कंडेंसेशन होना है ये फिक्स है, प्रोफेज में कंडेंसेशन होना ये फिक्स है, माइटोसिस हो मियोसिस हो कोई भी हो। मेटाफेज में क्या है, तो मेटाफेज नाम से ही होगा कि मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बनेगा जिसको कि हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। 2 नाम है, मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। ये बनना ही बनना है, माइटोसिस हो मियोसिस हो किसी में भी ये बनेगा। अब ये डिपेंड करता है नंबर पे कि माइटोसिस में 1 बनता है मेटाफेजिक प्लेट जबकि मियोसिस में 2 मेटाफेजिक प्लेट बनता है। मोर प्रिसाइजली देखें तो मियोसिस 1 में 2 मेटाफेजिक प्लेट बनता है। एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में जो क्रोमोजोम्स है वो पोल्स पर जाएंगे 100% ये होना ही है। माइटोसिस हो मियोसिस हो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा कि मतलब सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा, लेकिन क्रोमोजोम का पोल पर जाना तय है। टीलोफेज में क्या होगा, तो टीलोफेज हमेशा याद रखेंगे कि माइटोसिस हो मियोसिस हो कुछ भी हो, टीलोफेज हमेशा ही किसका उल्टा है, तो प्रोफेज का उल्टा टीलोफेज होता है। ये 100% है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये होना है कि प्रोफेज का उल्टा है टीलोफेज। प्रोफेज में अगर कंडेंसेशन हुआ था तो टीलोफेज में डिकंडेंसेशन होगा ही होगा, माइटोसिस हो या मियोसिस हो फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, एम फेज देख रहे हैं, एम फेज को हम लोग क्या कह रहे हैं, माइटोसिस वाला माइटोसिस फेज देख रहे हैं। तो अब देख लेते हैं, ये जो है वो पूरा डिटेल तो नहीं है ना, इसमें एक छोटा सा आइडिया लेंगे कि हो क्या रहा है। माइटोसिस फेज हम लोग फिर से क्या करें, इसके पहले हमने जो देखा वो क्या था कि जो ऐसी बात है मतलब ब्रॉड सेंस में जो होना फिक्स है, माइटोसिस हो या मियोसिस हो। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो माइटोसिस में होगा, प्रोफेज में क्या है, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा माइटोसिस में, है ना। कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि क्रोमेटिन नेट जो है वो क्रोमोजोम में कन्वर्ट होगा, मतलब कि वो सॉलिडिफाई होगा, वो हमें डिस्टिंक्टली विजिबल होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके पहले हमने जो इंटरफेस पढ़ा था G1S और G2 जो था उसमें हमने बोला था कि सिर्फ हम लोग अपनी सहूलियत के लिए वहाँ बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में वहाँ क्रोमोजोम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, मतलब कि इंटेंगल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, धागा के फॉर्म में, क्रोमेटिन नेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो G1S G2 में है ये एक्चुअली कंडेंस, ये जो हमने क्या सहूलियत के लिए यहाँ बना लिया, लेकिन ये एक्चुअली में सेल में कंडेंस कब होते हैं, सॉलिडिफाई कब होते हैं, तो ये होते हैं एम फेज में। एम फेज का कौन सा पार्ट में, तो प्रोफेज में। प्रोफेज में जो है वो कंडेंसेशन होगा, मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, ये फिक्स है, इक्वेटर पर बनेगा। एनाफेज में क्या है, हम लोग अभी माइटोसिस पढ़ रहे हैं ना, तो माइटोसिस में क्या है कि सेंट्रोमियर अलग होगा। सेंट्रोमियर जो है वो क्या है, तो एक अगर ये है ना, एक अगर ये क्रोमोजोम है
है ना। अगर ये क्रोमोजोम है तो इसका बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, तो इसका स्प्लिटिंग होगा किसमें, माइटोसिस में। और ये अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो इसके कारण सिस्टर क्रोमेटिड भी क्या होंगे कि स्प्लिट हो जाएंगे। टीलोफेज की बात करती है, उल्टा है किसका, प्रोफेज का उल्टा है। यहाँ कंडेंसेशन हुआ था, यहाँ डिकंडेंसेशन होगा। जो ध्यान देने वाली बात है, जो कि हम लोगों ने लास्ट पेज पर भी पढ़ा था, क्या कि ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, इसमें क्या है कि बाउंड्रीज ओवरलैप करती है एक दूसरे पर। जैसे कि दो पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं ना, कि प्रोफेज है तो दो पार्ट में बांट लिया, अर्ली प्रोफेज है, लेट प्रोफेज है। उसी तरह मेटाफेज अर्ली मेटाफेज है, लेट मेटाफेज है, अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो काम लेट प्रोफेज में हो रहा है वही काम अर्ली मेटाफेज में भी होगा, मतलब बाउंड्रीज एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है। तो उसी तरह जैसे एनाफेज में है, इसमें भी क्या है कि जो लेट मेटाफेज है वो अर्ली एनाफेज के साथ वो ओवरलैप हो रही है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर क्वेश्चन आए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोफेज में क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, तो अगर क्वेश्चन है कि प्रोफेज में जो कंडेंसेशन हुआ वो एकदम बिल्कुल 100% कब कंप्लीट होगा, तो अगर उसमें लेट प्रोफेज है आंसर में तो लेट प्रोफेज जाएगा। अगर लेट प्रोफेज ना हो के अर्ली मेटाफेज है तो आंसर अर्ली मेटाफेज भी जाएगा। अगर अर्ली मेटाफेज भी जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह है, मतलब बाउंड्रीज ओवरलैप करें। उसी तरह हम लोग जानते हैं क्या कि मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बनेगा। कंप्लीट मेटाफेजिक प्लेट कब बनेगा, तो वो लेट मेटाफेज या अर्ली एनाफेज, जो भी ऑप्शन में, ये दोनों ही सही है। एनाफेज में हम लोग जानते हैं क्या होगा कि क्रोमोजोम जो है वो पोल्स पे जाएंगे, है ना। या माइटोसिस में क्या है तो सिस्टर क्रोमेटिड पोल्स पर जाएंगे, तो वो लेट एनाफेज और अर्ली टीलोफेज, ये ऐसा सही जा सकता है, दोनों में से कोई भी, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्या, तो अब हम लोग डिटेल्स देखेंगे कि ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अगर है तो इसका डिटेल्स में, मतलब एक एक चीज़ सीधी सी बात है कि जैसे प्रोफेज है, इन जनरल क्या जानते हैं, एक एक पॉइंट ब्रॉड सेंस में कि प्रोफेज में क्या है तो कंडेंसेशन होता है, मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, एनाफेज में क्या होगा तो पोल्स पर जाएंगे क्रोमोजोम, टीलोफेज में डिकंडेंसेशन होगा, ये उल्टा है प्रोफेज का। ब्रॉड सेंस में अगर देखें कि प्रोफेज में क्या है तो ट्रिपल सी से हम लोग याद रख सकते हैं। प्रोफेज में क्या है, ट्रिपल सी से याद रखेंगे कि पहला क्या है तो कंडेंसेशन होगा, जो कि क्रोमेटिनेट से क्या बनेगा, क्रोमोजोम बनेगा। दूसरा जो है वो क्या याद रखेंगे कि दूसरा सी जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए, तो वो है कि सेंट्रोजोम, जिसके अंदर सेंट्रियोल होता है, वो मूव करना शुरू कर देगा अपोजिट पोल्स पे, है ना। और तीसरा क्या है कि सेल ऑर्गेनल, अगर मोर प्रिसाइजली देखें तो 3 सेल ऑर्गेनल का जिक्र है कहाँ, एनसीईआरटी में। कौन कौन सा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर एनवेलप। ब्रॉड सेंस में हमने क्या देखा कि ट्रिपल सी से प्रोफेज का याद रखेंगे। पहला सी का मतलब हुआ कंडेंसेशन, दूसरा सी का मतलब हुआ सेंट्रियोल का पोल्स पे मूवमेंट, तीसरा सी का मतलब हुआ कि सेल ऑर्गेनल। मोर प्रिसाइजली देखें एनसीईआरटी के बेसिस पे तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब के सब क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। सेल ऑर्गेनल और न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो जाते हैं प्रोफेज में। उसी को यहाँ डिनोट भी किया गया है कि यहाँ देखेंगे हम लोग कि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गया है ना। और ये है कंडेंसेशन, ये जो दिख रहा है हमें वो प्रॉपर सेल में प्रोफेज में ही दिखता है। इसके पहले वाला जो था जो कि था इंटरफेज था G1S और G2, उसमें दिखता तो नहीं है सेल में, लेकिन हम लोग अपने सहूलियत के लिए दिखा लेते हैं, मतलब कि समझने के लिए। अब प्लॉइडी पे ध्यान दें, हमने क्या बोला था कि एस फेज में ही एक बार डीएनए का सिंथेसिस होगा, इसके बाद डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा जब तक कि सेल 2 पार्ट में डिवाइड ना हो जाए, या जो भी हो डिवीजन जब तक सेल का नहीं हो जाएगा तब तक ये सेम रहेगा, क्योंकि डीएनए मतलब रेप्लिकेशन जो है वो एक ही बार सिंथेसिस होता है। यहाँ पे हमने देखा था कि 2N4C है, मतलब यहाँ देखा था कि अमाउंट जो है वो डबल तो हुआ है, लेकिन प्लॉइडी सेम है। क्यों? क्योंकि इसको सिंगल एंटिटी ये पुराने वाले क्रोमोजोम पे चिपका है सेंट्रोमियर पे, जिसके कारण सिंगल एंटिटी हम लोगों ने माना था, और इसके कारण प्लॉइडी चेंज नहीं हुई थी। तो ये कंटिन्यू होगा जब तक कि सेल डिवाइड ना हो जाए, यही प्लॉइडी 2N4C जो है वो कंटिन्यू होता ही जाएगा, है ना। वही हम लोग देख रहे हैं माइटोसिस में, देखते हैं क्या कि 2N4C है। यहाँ देखो जैसे ये एम फेज का क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। तो देखेंगे हम लोग कि अगर हम लोग प्लॉइडी को ध्यान से अगर देखें, अगर हम लोग प्लॉइडी को ध्यान से देखें तो यह है मेटाफेज, यह है एनाफेज, यह है टीलोफेज, यह है यह प्रोफेज, यह प्रोफेज, यह है मेटाफेज, यह है एनाफेज, यह है टीलोफेज।
तो ये 2n4 से जो s के बाद जो है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि सेल डिवाइड ना करते। देखेंगे पोलैरिटी 2n कंटिन्यू है। अमाउंट ऑफ डीएनए देखें 4C कंटिन्यू, क्योंकि सिंथेसिस उसके बाद होता ही नहीं है डीएनए का। डिटेल्स देख रहे थे। प्रोफेज को याद रखेंगे, ट्रिपल सी से कंडेंसेशन सेंट्रियोल का मूव करना कहाँ, अपोजिट पोल पर, सेल ऑर्गेनल और न्यूक्लियर एनवेलप का गायब होना। मेटाफेज की बात की जाए तो मेटाफेज में क्या है कि मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, हमने पहले देख लिया। हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे, इसलिए ध्यान क्या रखना है कि माइटोसिस में एक मेटाफेज बनता है, एक मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, या इक्वेटोरियल प्लेट भी उसी को कहते हैं ना। जो भी क्रोमोजोम्स थे वो क्या होंगे कि मेटाफेज, मतलब जो इक्वेटर, अगर एक सेल गोल है ना, तो इसका जो इक्वेटर है वहाँ पे आकर ये सारे के सारे अलाइन हो जाते हैं। किसके, एक बनेगा मेटाफेजिक प्लेट, किसके मदद से अलाइन होते हैं, तो जो सेंट्रियोल जो कि प्रोफेज में चला गया था पोल्स पर एकदम मतलब किनारे पर, वो उससे निकलेंगे क्या, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और वो अटैच होंगे इसमें। इसका एक जो क्रोमोजोम होता है, एक जो क्रोमोजोम है उसका क्या होता है कि सेंट्रोमियर बीच में होता है, और सेंट्रोमियर के दोनों साइड पर प्रेजेंट होता है क्या, काइनेटोकोर। उसी से आकर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और इक्वेटर पर लाकर इसको सबको एक लाइन में लगा देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना कि माइटोसिस में एक मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, किसकी मदद से बनेगा, तो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे यहाँ पे आकर चिपकेंगे और सबको अलाइन कर देंगे। बात की जाए एनाफेज की, तो एनाफेज में इन जनरल हम लोग जानते हैं कि क्रोमोजोम पोल्स पर जाएगा। अब क्योंकि अगर ये हमें मालूम है कि यहाँ पे जो है ऐसे अलाइन हुआ है सारा का सारा, है ना, कि एक मेटाफेजिक प्लेट बना है, मतलब जो भी क्रोमोजोम है वो एक ही लाइन में सब लगेंगे, तो वो तो इन जनरल हमें दिख रहा है कि ये जो है इस वाले क्रोमोजोम को, इस वाले क्रोमेटिड को जो है वो इस पोल पर, मान लो ये नॉर्थ है तो इधर की तरफ खींच कर ले जाएंगे, और जो नीचे वाला है जो ये स्ट्रेट वाला जो डंडा है, ये जो क्रोमेटिड है, इसको ये लोग खींच कर अलग लाएंगे। मतलब कहना का हुआ कि ये तो साफ दिख रहा है यहाँ पर कि सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा, और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं इसे हम लोग, क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, जो एक सेंट्रोमियर पर लगे होते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड का अलग होना होगा किसमें, एनाफेज में। टीलोफेज की बात की जाए, हम लोगों ने पहले ही देख रखा है कि टीलोफेज क्या है, तो प्रोफेज का उल्टा है, मतलब वहाँ जो ट्रिपल सी हुआ था वो यहाँ उसका उल्टा होगा। जैसे वहाँ कंडेंसेशन हुआ था, मतलब क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बना था, यहाँ क्रोमोजोम से फिर से क्रोमेटिन बन जाएगा, मतलब कि सब जो है वो फिर से डिजॉल्व हो जाएगा, क्रोमेटिन के नेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वहाँ क्या था, सेल ऑर्गेनल और न्यूक्लियर मतलब डिजॉल्व हो गया था, यहाँ वो फिर से वापस आ जाएगा, और वो हमने इंडिकेट भी किया है, ये सेल ऑर्गेनल इसके अंदर प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियर मतलब फिर से वापस आ चुका है ना। यहाँ नहीं था, यहाँ वापस आ चुका है, ये हम लोग ध्यान दे सकते हैं। आगे हम लोगों ने क्या देखा कि मेटाफेज में 4 था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चारों हमने देख लिया, चारों का खासियत डिटेल्स हमने देख लिया। इससे एक वर्ड भी ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं है। अब क्या है, अब तो न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर डिवीज़न हो चुका है, न्यूक्लियस अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब क्या होगा, अब होगा सेल डिवीज़न, कि साइटोप्लाज्म जो बीच का है वो डिवाइड होगा और ये 2 इक्वल पार्ट में बट जाएगा सेल, है ना। इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब लेकिन ये जो साइटोकाइनेसिस है ये एनिमल और प्लांट में अलग अलग होता है। वो क्यों होता है, हम लोग ध्यान देंगे कि एनिमल में क्या है, तो एनिमल में बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। पहले एनिमल का देख लेते हैं कि बाहर में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, बाहर में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो उसमें होता क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर से एक मतलब गड्ढा फॉर्मेशन होता है, एक गड्ढा का फॉर्मेशन होता है, जो कि आखिरी में दोनों साइड से आकर मिलेगा और इसको 2 डॉटर सेल में बांट देगा। लेकिन अगर बात की जाए प्लांट की, तो प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में भी है, तो ये अगर ऐसे टूट भी जाए फर बन के, तो सेल वॉल ऐसा नहीं टूट सकता। सेल वॉल सेलुलोज का बना है, काफ़ी मजबूत होता है। इसके लिए क्या है कि ये वाला जो फॉर्मेशन वाला तरीका है वो प्लांट में नहीं होता। प्लांट में क्या होता है, तो प्लांट में जो बीच से मतलब सेंटर से शुरू होता है क्या बनना, तो सेल प्लेट बनना शुरू होता है, जो कि एकदम एंड तक जाके सेल वॉल से लगते हैं और बाद में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हम गौर से देखें तो जो एनिमल में उसमें से ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो बाहर से अंदर की तरफ फोरो का फॉर्मेशन कर रहा है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जो बाहर से अंदर की तरफ जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल। जो एनिमल में जो सेल डिवीज़न हुआ वो कैसा हुआ, वो सेंट्रीपिटल फॉर्म में हुआ, जबकि वहीं पे जो प्लांट में जो हुआ वो कैसा है कि अंदर से बाहर, मतलब कि सेंटर से बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ जा रहा है। तो इसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। अब हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि यहाँ 4 सेल तो बन गए, है ना, मतलब कि ये तो एनिमल का है, ये प्लांट का है। एक सेल से 2 ही सेल बनते हैं माइटोसिस में, है ना, तो 2 सेल तो बन गए। अब हम लोग एक बार प्लाइडी चेक कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्लाइडी जब भी हम चेक करेंगे तो वो हम लोग चेक करेंगे पेरेंट्स के रेस्पेक्ट में, कि पेरेंट्स में कितना था और जो
डॉटर सेल जो लास्ट में बना है माइटोसिस या मियोसिस खत्म होने पे, उसमें कितना है। पेरेंट्स हम लोग किसको माने थे, हम लोग देखे थे कि जीवन फेज जो है, इंटरफेज का जीवन फेज, उसमें ही पेरेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कहने का हुआ कि जीवन को ही हम लोग पेरेंट वाला फेज मानते हैं, उससे ही हम लोग को कंपेयर करना है। उससे पहले हम लोग देख लें कि एनाफेज में हमने देखा था कि सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गई थी, है ना। सिस्टर क्रोमेटिड एक पोल पे इधर और दूसरा इधर, यहाँ 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक इधर है, और वही 2 रेड 2 ब्लैक 2 रेड 2 ब्लैक यहाँ आया, है ना। यहाँ पे क्रोमोजोम था, ये क्रोमोजोम पुराने नए वाले क्रोमोजोम जो हैं वो किस पे लगे हैं, तो वो पुराने वाले पे सेंट्रोमियर पे लगे, वो स्प्लिट हुआ एनाफेज में, है ना, और दोनों को बराबर बराबर पार्ट मिल गया। तो यहाँ पे यही ध्यान देंगे कि 2 रेड 2 ब्लैक प्रेजेंट है। अब इसका अगर हम लोग पोलैरिटी चेक करें तो पेयर देखेंगे क्या कितना का है, तो रेड का जो पेयर है वो 2 है, मतलब ये डाइपोलाइड है। और अमाउंट देखेंगे, अमाउंट हम लोग अगर देखें शुरू में जाए, अमाउंट अगर हम लोग जाएँ कहाँ, शुरू में, जो कि हम लोग जीवन फेज को ही हम लोग पेरेंट्स मानते हैं। यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक को हमने माना था क्या कि C/2 माना था, एक को हमने C/2 माना था, मतलब अमाउंट ऑफ DNA एक क्रोमोजोम का C/2 माना था, तो यहाँ 4 मिलकर 2C हुए थे। उसी तरह यहाँ भी देखें तो यहाँ भी तो 4 है, तो C/2 मिलकर 2C हुए। पेरेंट्स अगर देखें यहाँ भी डाइपोलाइड, यहाँ 2C अमाउंट प्रेजेंट, यहाँ भी डाइपोलाइड, यहाँ भी 2C अमाउंट प्रेजेंट। तो इसीलिए हम लोग ध्यान देखेंगे कि माइटोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, तो माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। माइटोसिस को क्या कहते हैं कि इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं, क्योंकि जितना पेरेंट्स में प्रेजेंट 2N 2C, जितना पेरेंट्स में प्रेजेंट उतना ही जो डॉटर सेल है दोनों में 2N 2C उतना प्रेजेंट है। ये हो गया माइटोसिस का। माइटोसिस यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक बार हम लोग चाहें तो सेल साइकिल का हम लोग फिर से रिवीजन कर सकते हैं। जो डायग्राम में जो है, ये पहले G1 आएगा, S आएगा, G2 आएगा, इसके बाद फिर M फेज आएगा। M फेज में पहले क्या होगा, तो ये कार्योकाइनेसिस होगा, मतलब कि जो इस M फेज में क्या होगा कि G1 है, S है, एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। G1 है, S है, G2 है, ये माइटोसिस का है। इसके बाद फिर आएगा M फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पहले क्या होगा, तो पहले होगा कार्योकाइनेसिस, मतलब ये जो क्रोमोजोम्स है या जो न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियर डिवीजन होगा। उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस बोले तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। G1 में खास क्या था, शुरू से देख लेते हैं। G1 में क्या था, सेल ग्रोथ जो वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस, वो होना ही होना है, वो होता ही रहेगा। जो खास क्या है, तो G1 में खास क्या है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल। S में क्या है कि सिंथेसिस होगा, किसका, DNA का रेप्लिकेशन होगा, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। DNA का रेप्लिकेशन कहाँ होना है, तो ये होगा हमारा DNA का जो रेप्लिकेशन है ये होगा हमारा कहाँ, तो न्यूक्लियस में होगा। जबकि सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन है ये कहाँ होगा, तो ये होगा हमारा साइटोप्लाज्म में। G2 में क्या है, कुछ खास, G2 में खास क्या है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में हम लोग माइटोसिस देख रहे हैं। प्रोफेज में क्या होगा, CCC से याद रखेंगे, कंडेंसेशन होगा। दूसरा क्या होगा, तो सेंट्रियोल का पोल्स पे मूवमेंट। तीसरा क्या होगा, तो सेल ऑर्गेनल और न्यूक्लियर एनवेलप का गायब होना। मेटाफेज में एक मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, सबके सब आ जाएंगे, और जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो एनाफेज में अलग हो जाएंगे। टीलोफेज में क्या होगा, उल्टा ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो CCC हुआ था, सेंट्रियोल वाला छोड़ दें, जो मेन जो हुआ था क्या क्या था, तो सेल ऑर्गेनल वहाँ गायब हो गए थे प्रोफेज में, और सेल ऑर्गेनल गायब हो गया था, और न्यूक्लियर एनवेलप भी गायब हो गया था। वो फिर से वापस आ जाएगा कहाँ, तो टीलोफेज में। और जो दूसरा था वो क्या था कि कंडेंसेशन हुआ था, तो यहाँ डीकंडेंसेशन हो जाएगा। मतलब प्रोफेज में जो कंडेंसेशन हुआ था, मतलब क्रोमेटिन नेट से क्रोमोजोम बना था, यहाँ डीकंडेंस होगा, मतलब कि क्रोमोजोम से फिर से क्रोमेटिन नेट बनेगा, और न्यूक्लियर एनवेलप। अब हम लोग देखेंगे मियोसिस, है ना। माइटोसिस हमने ख़त्म कर लिया, उसमें देखा हमने कि पहले इंटरफेज, उसके बाद एम फेज में 4 पार्ट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है ना। प्रोफेज में क्या होगा, तो CCC से याद रखेंगे। मेटाफेज में एक मेटाफेजिक प्लेट बनेगा। माइटोसिस में, एनाफेज में क्या होगा, तो एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे, और टेलोफेज में जो है वो उल्टा है प्रोफेज का, वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देखना है, तो अब हम लोग को क्या देखना है, तो मियोसिस देखना है। मियोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, तो मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो पेरेंट्स और प्रोजेनी, पेरेंट्स और जो डॉटर सेल है उसके बीच में क्या करता है कि जो क्रोमोजोम का नंबर है उसको रिड्यूस कर देता है हाफ में, मतलब आधा कर देता है, इसलिए इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये गैमेटोजेनेसिस जो होता है प्लांट में हो या एनिमल में हो, उसमें इन जनरल पाया जाता है। मियोसिस देखा जाता है, जो गमीट्स बनाते हैं, जर्म सेल उसको कहते हैं, और वहाँ पे मियोसिस होता है। मियोसिस को अगर हम लोग देखें तो मियोसिस में मतलब मियोसिस में क्या है, स्पेशल क्या है, तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि जो DNA का जो रेप्लिकेशन है, वो माइटोसिस हो, मियोसिस हो, कोई भी हो, DNA का रेप्लिकेशन एक ही बार होना है, वो 2 बार नहीं होगा। 2 बार मियोसिस में कुछ चीज़ें हैं जो कि 2 बार होंगी। क्या है, तो न्यूक्लियर का
न्यूक्लियर डिवीज़न 2 बार होगा, सेल डिवीज़न 2 बार होगा। मतलब ये जो सेल जो डिवाइड करेगी 2 बार, न्यूक्लियर डिवीज़न 2 बार और सेल डिवीज़न भी 2 बार। मियोसिस में खास क्या है, तो मियोसिस में 2 चीज़ें जो हैं जो कि खास है। होमोलोगस क्रोमोजोम जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम के बारे में एक वीडियो पहले वो देख सकते हैं आप, है ना, सेम चैनल पर है। होमोलोगस क्रोमोजोम की अगर बात की जाए तो अगर हम शॉर्ट में बोलें होमोलोगस क्रोमोजोम क्या है, तो अगर दो क्रोमोजोम अगर प्रेजेंट है, अगर 2 क्रोमोजोम प्रेजेंट है और उसका जो पैरेलल में जो जीन प्रेजेंट है, 2 क्रोमोजोम प्रेजेंट है और उसका जो पैरेलल में जो जीन प्रेजेंट है वो अगर सेम चीज़ को कोड करे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोजोम है। अगर इन मीनिंग देखें तो होमोलोगस का क्या होता है कि होमो मतलब होता है सेम और लोगस मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। मतलब ऐसा 2 क्रोमोजोम जो कि एक ही चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे उसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं। उसमें वेरिएशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि 2 क्रोमोजोम है तो पैरेलल जो जीन्स प्रेजेंट है वो अगर कोड करे, मतलब कि हाइट को कोड करे, हेयर कलर को कोड करे, उसमें कॉन्ट्रास्ट हो सकता है कि कोई डार्कनेस को कोड कर रहा हो एक क्रोमोजोम, दूसरा जो है वो टॉलनेस को कोड कर रहा हो, ये हो सकता है। लेकिन एक ही चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, जैसे कि हाइट के बारे में। तो हमने क्या देखा कि ऐसा जो होमोलोगस क्रोमोजोम होगा, मतलब एक पेयर जो होमोलोगस क्रोमोजोम का होगा उसका पेयरिंग होगा, मतलब वो दोनों पास आएंगे। किसमें, मियोसिस में। ये खास है मियोसिस में। दूसरा क्या खास है कि जब ये दोनों जब पास आ जाएंगे तो इनमें क्या होगा कि चेंज होगा, इनमें एक्सचेंज होगा मटेरियल का। मतलब तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन किसके बीच होगा, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, तो अगर सेंट्रोमियर 1 है तो सिस्टर क्रोमेटिड है, अगर सेंट्रोमियर 1 नहीं है, सेंट्रोमियर 2 है, तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है होमोलोगस क्रोमोजोम का। इसके बीच में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे के पार्ट को एक्सचेंज कर लेंगे, है ना, क्रॉसिंग ओवर होगा। आउटपुट की अगर बात की जाए तो आउटपुट में क्या है कि मियोसिस में एट द एंड, मतलब पूरा मियोसिस 1 मियोसिस 2 खत्म होने पर क्या मिलेगा हमें, तो 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगे। मतलब कि हमने देखा है रिडक्शनल डिवीजन है। अगर डाइप्लॉइड सेल है पेरेंट्स में, जीवन को हम लोग हमेशा पेरेंट्स मानते हैं, अगर जीवन में डाइप्लॉइड सेल है तो वो एट द एंड क्या होगा, तो 4 हैप्लॉइड सेल में बदल जाएंगे मियोसिस 2 के एकदम लास्ट होने पर। अब हम लोग क्या देखेंगे कि मियोसिस के बारे में देखते हैं। मियोसिस में हमने क्या देखा कि 2 बार होगा किसका, क्रोमोजोम का डिवीज़न, और 2 बार होगा किसका, तो सेल का डिवीज़न होगा, है ना। तो मियोसिस जो 2 बार क्यों होगा, क्योंकि मियोसिस खुद 2 बार होता है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 2 प्रेजेंट है और दोनों में ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज प्रेजेंट है। जैसे मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उसी तरह मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 ये प्रेजेंट है। प्रोफेज 1 जो है, मतलब मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये खुद क्यों, क्योंकि बाकी जो माइटोसिस का जो प्रोफेज है, मियोसिस 2 का जो प्रोफेज है वो सिंपल है, लेकिन इसका खुद क्या है, प्रोफेज 1 का 5 पार्ट है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डेप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो जिसके कारण की है कि मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है, ये सबसे लंबा होता है, मतलब बाकी दोनों से लॉन्गर है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। अब हमने क्या देखा कि मियोसिस में खास क्या है, 2 चीज़ें खास है। एक तो क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयरिंग होगा, और जबकि दूसरा क्या होगा, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कह लें। वो दोनों का दोनों ही प्रोसेस किस में हो जाएगा, तो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में हो जाएगा। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में हो जाएगा, मतलब कहना का हुआ कि ये प्रोफेज 1 जो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी, और जो मियोसिस में जो खासियत है वो भी इसी में ही वो मतलब कि ख़त्म होता है। वो प्रोसेस कंटिन्यू इसी में होता है, प्रोफेज 1 में ही वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये खास है। अगर बात की जाए प्रोफेज 1 की, तो प्रोफेज 1 में हमने देखा कि मियोसिस 1 का कितना है, मियोसिस 1 में पार्ट है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो खुद 5 पार्ट में बटा हुआ है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डाइप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसको याद करने का तरीका है कि LJP, DD से हम लोग देखेंगे। बैंकिंग में अगर हम लोग देखें या इकोनॉमिक्स में, तो DD का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट होता है। डिमांड ड्राफ्ट से मतलब क्या है कि अगर कहीं भी कॉलेज या स्कूल में अगर हम लोग एडमिशन लेते हैं तो वो क्या कहते हैं कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट या कॉलेज के नाम पर, स्कूल के नाम पर आप एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए, मतलब आप बैंक में पैसा दीजिए और डिमांड ड्राफ्ट उसके नाम पर बनवा लीजिए। तो LJP से हम लोग ध्यान रखेंगे कि चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा, है ना, तो LJP से हम लोग याद रखेंगे। जैसे जाइगोटीन, जेड से भी जाइगोटीन, तो इन जनरल हम लोग याद रख सकते हैं कि लोजपा जो है, मतलब कि LJP के नाम पर हमको क्या बनवाना है, DD बनवाना है, मतलब LJP को हमको पैसा देना है, DD बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि LJP का DD बनवाना है बैंक से। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डाइप्लोटीन और डाइकाइनेसिस हो गया।
अब देखना है कि इन जनरल मतलब कि ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा। लेप्टोटीन की अगर हम लोग बात करें तो लेप्टोटीन में क्या होगा, तो कंडेंसेशन होगा। ये सारे के सारे पार्ट जो हैं क्या, प्रोफेज का ही पार्ट हैं। तो प्रोफेज में कहीं का भी प्रोफेज हो, हम लोगों ने देखा था कि 3 चीज़ें तो होना ही है, मतलब कि कंडेंसेशन होगा। तो पहला सी क्या है, तो कंडेंसेशन होगा। दूसरा सी क्या है कि सेंट्रियोल का मूवमेंट पोल्स पे। तीसरा सी क्या है कि सेल ऑर्गेनल और न्यूक्लियर एनवलप का गायब हो जाना, डिजॉल्व हो जाना। तो ये सब में तो होना ही है, मतलब ये 5 पार्ट जो वो किसी न किसी में तो ये होना ही है। तो लेप्टोटीन में क्या होगा, तो लेप्टोटीन में कंडेंसेशन होगा। जैगोटीन कंडेंसेशन का मतलब पता है कि क्रोमेटिन नेट का जो उसका सॉलिडिफाई होना और वो क्रोमोसोम का बनाना। जैगोटीन में क्या है, तो जैगोटीन में जो हमने पढ़ा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो पेयरिंग होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं, जो पेयरिंग होगा वो किस में होता है, तो वो जैगोटीन में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं और ये जो पेयर जो बनते हैं एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसका 3 नाम है, बाइवेलेंट टेट्राडेज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये तीनों उसी का नाम है, हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट टेट्राडेज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखेंगे जैगोटीन में क्या हुआ कि होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बना और पेयर बनने के बाद जो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का जो पेयर जो बना उसको एक नाम देते हैं हम लोग बाइवेलेंट टेट्राडेज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पैक्टिन की बात की जाए तो पैक्टिन जैसे है तो हमको पी पर ध्यान देना है, पी पर हमको ध्यान देना कि पी ऐसा लिखा है तो इसको हमको आर इमेजिन करना है। पी जो है वो ऐसा लिखा है, इसको हम लोग आर इमेजिन करना है। बात यहीं खत्म है कि आर जब हम लोग देखेंगे तो आर से क्या हमको याद आएगा कि रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब रिकॉम्बिनेशन इसमें होगा। पैक्टिन में रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि वही एक्सचेंज होगी चीज़ें, उसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। ध्यान क्या रखना है, कुछ चीज़ें हैं कि पैक्टिन में आर हम लोग इमेजिन करेंगे, रिकॉम्बिनेशन हुआ, इसमें एंजाइम यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो रिकॉम्बिनेशन एंजाइम यूज होगा। और इसमें एक चीज़ बनती है, मतलब जहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब जहाँ पे जिस पॉइंट पे रिकॉम्बिनेशन हुआ या क्रॉसिंग ओवर हुआ उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। तो हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लेना कि लेप्टोटीन में क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। जैगोटीन में क्या हुआ कि पेयरिंग हुआ, जो पेयर बना होमोलोगस क्रोमोसोम का उसको हम लोग बाइवेलेंट टेट्राडेज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पैक्टिन में पी को आर इमेजिन करना है, रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की मदद से हुआ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना। डाइप्लोटीन की अगर बात की जाए तो डाइप्लोटीन में क्या है कि ये जो बना, मतलब कि ये जो पेयर होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, ये जो पेयर है वो डिजॉल्व हो जाता है और लेकिन एक जगह पर ये कहीं ना कहीं अटका हुआ रह जाता है और वो एक्स शेप का बनता है, उसको हम लोग काइजमेटा बोलेंगे। हम लोग आगे देखेंगे डायाकिनेसिस में क्या होगा कि बाकी जो प्रोफेज का जो पार्ट होता है जैसे ट्रिपल सी, वो सारा का सारा कंप्लीट किस में होगा, वो डायाकिनेसिस में होगा। डिटेल्स अभी हम लोग देख लेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये लेप्टोटीन हम लोग देखेंगे, लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैक्टिन, डाइप्लोटीन, डाइकिनेसिस डिटेल्स में देखेंगे कि लेप्टोटीन में हम लोग याद तो रख सकते हैं कि LJP के नाम पर क्या बनवाना है, DD डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, लोजबा के नाम पर हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि LJP के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट बना, L से लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैक्टिन, डाइप्लोटीन और डायाकिनेसिस हो गया। लेप्टोटीन में क्या होगा, तो क्रोमोसोम जो वो इसमें कंडेंसेशन होता है, इसमें सिर्फ इतना याद रखना कंडेंसेशन होता है। ये NCERT की लाइन है, मतलब से में कंडेंसेशन होना, एक बार आप पढ़ लेंगे, है ना। जैगोटीन की अगर बात की जाए, जैगोटीन में खास क्या है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा, हमने देख लिया है। अब कुछ पॉइंट्स है NCERT में जो लिखा है कि ये जो पेयरिंग का जो प्रोसेस है, ये जो पेयरिंग का प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। ये जो प्रोसेस है पेयरिंग का इसको हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। और ये जो बनता है पेयरिंग होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका 3 नाम है, बाइवेलेंट टेट्राडेज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलते हैं। यहाँ हम लोग ध्यान दें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस पढ़ रहे हैं। अब माइटोसिस में हमने देखा था पहले क्या होगा कि G1 होगा, S होगा, G2 होगा। तो ठीक इसमें भी मतलब हम लोग पढ़ तो क्या रहे हैं कि मियोसिस पढ़ रहे हैं, लेकिन मियोसिस से पहले भी तो क्या होगा कि इंटरफेस तो होगा ही होगा। इंटरफेस तो इसमें भी होना है, मतलब कि G1, S और G2, G1, S और G2 फेस तो इसके पहले भी होना है। और वो सारी चीज़ें सेम यहाँ भी रहनी है कि एक काम ने क्या माना है, C/2 माना है, तो ये सब में मियोसिस में यहाँ भी C/2 मानेंगे। और पोलैरिटी जो वो हम पहले ही देख चुके हैं, एक बार और क्या देख चुके हैं कि ये जो है इंटरफेज में ये हम लोग सिर्फ मान लेते हैं कहने को, लेकिन ऐसा सेल में ये डिस्टिंग्विश नहीं होते, ये दिखते नहीं है सेल में। तो ये कैसे होते हैं, तो ये सेल में ये क्रोमेटिन नेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैक्टिन, डाइप्लोटीन, डाइकिनेसिस क्या है, ये प्रोफेज 1 है, मतलब मियोसिस 1 का ये प्रोफेज है। तो इसमें ये जो पहला वाला पार्ट है यहाँ लेप्टोटीन में, यहाँ क्या होगा, कंडेंसेशन होगा और ये डिस्टिंक्टली यहाँ पे विजिबल होंगे, यहाँ पहली बार ये सेल में ऐसा दिखेंगे। हम लोगों ने और क्या देखा था कि सिंथेसिस कभी भी नहीं होता है, DNA का सिंथेसिस एक ही बार होगा और इसके बाद जब तक सेल डिवाइड ना कर जाए तब तक ये पोलैरिटी सेम रहनी है, मतलब कि 2n होगा और ये जो अमाउंट है ये भी 4c होगा। देख लेते हैं, ये प्रोफेज 1 का पार्ट है, इसमें देखते सब में 2n 4c 2n 4c 2n 4c कंटिन्यू है, सेल डिवाइड जब तक ना कर जाए, है ना।
ये तो कंटिन्यू है। डिटेल से हम लोग देखेंगे। लेप्टोटीन में क्या देखा कि कंडेंसेशन हुआ। जाइगोटीन में क्या देखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ। जो प्रोसेस उसको हम लोग क्या बोला, तो प्रोसेस को सिनेप्सिस बोला। जो कॉम्प्लेक्स बना उसको बाइवलेंट रिटार्डेड सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स बोला। इसके बाद 2 पॉइंट और क्या है, एनसीईआरटी में दिया है कि लेप्टोटीन में जो कंडेंसेशन होता है, मतलब कि सेल में हमको कंडेंसेशन यहाँ दिखता है, वो हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जाइगोटीन में क्या है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं क्या कि जो इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे कि सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो वो कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप से दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा। एक और पॉइंट क्या है ये दोनों के बारे में कि लेप्टोटीन और जाइगोटीन जो है ये दोनों क्या है, शॉर्ट लिव्ड होता है पैक्टिन के मदद से, मतलब कंपेरिजन में। मतलब पैक्टिन जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब कि टाइम में एज कम्पेयर टू लेप्टोटीन और जाइगोटीन। पैक्टिन में देखिए खास बात क्या है, तो पैक्टिन में पी को देखना है, आर इमेजिन करना है, रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि क्रॉसिंग ओवर होगा। जहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। मतलब मान लो ये था, ये है, ये जहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं, है ना। और जो एंजाइम यूज होगा वो रिकॉम्बिनेज होगा। इसके बाद फिर आ गया क्या, डाइप्लोटीन। डाइप्लोटीन में क्या है कि डाइप्लोटीन में ये मतलब यहाँ से ये टूटने लगेंगे, है ना। ये हर तरफ से टूट जाएंगे, सिर्फ एक जगह जो है वो चिपका रहेगा, जो कि एक्स से बनाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइजमेटा बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में लिखा है कि डिसोल्यूशन ऑफ सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मतलब जो जाइगोटीन में जो बना था बाइवलेंट रिटार्डेड सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो क्या है इसमें जाकर और पास आ गया। यहाँ देखेंगे कि जाइगोटीन में एक लाइन है, मतलब कि अभी पूरा क्रॉस नहीं किया एक दूसरे में, एक लाइन है बीच में, अभी एक गैप है। वो गैप पैक्टिन में ख़त्म हो गया, एक दूसरे पर क्रॉस कर गए, है ना। और डाइप्लोटीन में क्या हो गया, तो डाइप्लोटीन में ये क्या है कि हर जगह से डिसोल्यूट हो गया, डिसोल्यूशन हो गया ये सब का। मतलब सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका डिसोल्यूशन होगा, लेकिन एक जगह कहीं ये चिपका, जो कि चिपकने के कारण एक शेप दे रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइजमेटा। मतलब क्या हुआ कि डाइप्लोटीन का जो खास बात है वो क्या है कि इसमें काइजमेटा बनेगा, जो कि एक्स शेप का है, वहीं पे चिपका हुआ है। डायाकिनेसिस में क्या है कि ये जो काइजमेटा बना था, ये जो एक जगह चिपका हुआ था, वो भी ख़त्म हो जाएगा और दोनों अपने अपने रास्ते हो लेंगे। लेकिन क्योंकि पैक्टिन में क्या है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ है, तो वो दिखेगा यहाँ, है ना, कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज किए हुए हैं। पार्ट अलग तो हो गए, लेकिन आपस में पार्ट जो है वो एक्सचेंज है इसमें। और भी हमने क्या देखा था कि डायाकाइनेसिस में ये मतलब अल्टीमेटली ये पाँचों जो है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डाइप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ये है क्या एक्चुअली में, तो ये प्रोफेज ही तो है। प्रोफेज में हम लोग देखा है ट्रिपल सी होगा, मतलब कि कंडेंसेशन होगा, सेंट्रियोल का मूव करना होगा, और न्यूक्लियर मतलब सेल ऑर्गेनल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब होना होगा। तो सब कुछ जो है, मतलब कि लेप्टोटीन में क्या हुआ, तो सिर्फ सिर्फ कंडेंसेशन हुआ। बाकी का जो 2 पार्ट है, और इनफैक्ट जो ये जो कंडेंसेशन हुआ वो भी एकदम बिल्कुल 100% जो होगा वो कहाँ होगा, वो जाकर ख़त्म होगा डायाकाइनेसिस में। क्योंकि ये सारे हैं तो प्रोफेज, और प्रोफेज का जो काम है वो इन पांचों में होना ही होना। खास क्या हुआ इसमें कि एक दो बातें खास है। पहला तो क्या कि होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ, जो कि जाइगोटीन में हुआ, और पैक्टिन में इनका क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। यही दोनों खास बात है। बाकी तो ये है तो प्रोफेज ही, तो प्रोफेज वाला जो बाकी काम है वो डायाकाइनेसिस में ख़त्म होगा। जैसे कि ट्रिपल सी हम लोग जानते हैं प्रोफेज में कि क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, तो कंडेंसेशन यहाँ खत्म होगा डायाकाइनेसिस में। दूसरा क्या है कि सेंट्रियोल मूव करेंगे पोल्स में, वो भी डायाकाइनेसिस में होगा। तीसरा क्या है कि सेल ऑर्गेनल, ट्रिपल सी जो है वो क्या है कि सेल ऑर्गेनल और न्यूक्लियर एनवेलप का खत्म होना, वो भी कहाँ होगा, तो वो डायाकाइनेसिस में ही होगा। इसके पहले अगर हम लोग देखें तो ये सब में सेल मतलब न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप जाकर डायाकाइनेसिस में ही ख़त्म होता है। और यहाँ से डायाकाइनेसिस इसीलिए क्या कहते हैं कि डायाकाइनेसिस ये जो ट्रांजिशन है कि यहाँ प्रोफेज ख़त्म होगा, आगे मेटाफेज शुरू होगा। ये कौन डिफाइन करता है, ये डायाकाइनेसिस डिफाइन करता है। ये लाइन है किसकी, तो एनसीईआरटी की लाइन है। इसको हम लोग ये कहानी से भी याद रख सकते हैं क्या कि ये जो है मतलब कि मियोसिस खुद 2 पार्ट में, मियोसिस 1, मियोसिस 2। उसके बाद क्या है कि मियोसिस 1 का भी 4 पार्ट, मियोसिस 2 का भी 4 पार्ट, और मियोसिस 1 का, प्रोफेज 1 का भी 5 पार्ट। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि ये जो प्रोफेज 1 का जो 5 पार्ट है, इसको हम लोग एक कहानी से याद रख सकते हैं कि मान लेते हैं 2 लोग थे, है ना। 2 लोग थे, वो स्ट्रेंजर थे, बिल्कुल अनजान थे आपस में, उन्होंने देखा पहली बार। तो ये दोनों क्या होमोलोगस क्रोमोसोम देखा एक दूसरे को। तो होमोलोगस क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं कि सेम कलर से डिनोट करते हैं। देखा एक दूसरे को, अरे कलर सेम है, मतलब कि कुछ ना कुछ दोनों का क्या है कि चॉइस सेम है, सिमिलरिटी है। फिर दोनों में क्या हुआ, बातचीत हुई, दोनों अच्छे दोस्त बन गए, है ना। दोनों अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन दोस्तों में क्या है कि एक लाइन है जिसे हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये जाइगोटीन है। लेप्टोटीन क्या है, एक दूसरे को देखा, है ना। जाइगोटीन में क्या है कि अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन एक गैप प्रेजेंट है। एक गैप यहाँ पर क्या है कि
प्रेजेंट है उसको हम लोग, एक लाइन है उसे हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। पैक्टिन में क्या हुआ कि ये दोस्त बन गए थे, अब बिल्कुल ही ख़ास बन गए, मतलब कि अब जो वो दोस्ती वाली लाइन थी जिसे हम लोग क्रॉस नहीं कर रहे थे, अब वो भी ख़त्म हो गई है। मतलब कि अब ये एक दूसरे के ख़ास, अब ये एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो गए, है ना। पैक्टिन में क्या है कि अब ये एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो गए हैं, चीज़ें एक्सचेंज होने लगी है, और ये जो एक्सचेंज है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, है ना। ये पैक्टिन वाला पार्ट है जिसमें कि एक दूसरे के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एक दिन क्या हुआ कि कुछ ना कुछ रिश्ते में, है ना, खटास आ गई, जिसके कारण कि रिश्ता क्या हुआ कि कमज़ोर हो गया। इनफैक्ट रिश्ता अगर हम लोग देखें, ये डायप्लूटिन है तो यहाँ हर जगह से टूट गया, लेकिन एक बस एक कहीं पे ये अटका हुआ है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइजमेटा कहते हैं, काइजमेटा कहते हैं। और कुछ दिन बाद वो भी टूट गया और ये दोनों बिल्कुल ही अलग हो गए, बिल्कुल ही अलग हो गए। लेकिन अलग हो जाने के बाद भी क्या है कि कुछ यादें जो है वो हमेशा, है ना, हर इंसान क्या है कि यूनिक होता है, और वो मतलब कि 10 सेकंड के लिए सही, 20 सेकंड के लिए सही, लेकिन कभी न कभी कुछ चीज़ें जो है, कुछ आदतें जो है वो साथ रहती है, यादें साथ रह जाती है, जो कि यहाँ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को डिनोट करता है, हमने ब्लू पेन से डिनोट कर दिया। फिर से एक बार देखेंगे कि प्रोफेज 1 के लिए सिर्फ है कि हम लोग ऐसा याद रख सकते हैं, दो स्ट्रेंजर थे, दोनों पास आए, काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। दोस्त में क्या होता है, एक लाइन प्रेजेंट है, एक गैप है जिसे हम क्रॉस नहीं करते, है ना। फिर क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, बहुत खास हो गए एक दूसरे के, है ना। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल शुरू होने लगा दोस्ती के कारण, जो मतलब कि दोस्ती में एक जो लाइन गैप थी वो भी अब ख़त्म है। धीरे धीरे रिश्ता ख़राब हुआ, एक जगह अटका रहा, उसको हम लोग क्या बोले, काजमेटा बोले। धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो गया, दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए, बिल्कुल ही अलग हो गए, लेकिन कुछ यादें साथ में एक्सचेंज हो गई, है ना, वो हमेशा साथ रहेगा। तो ये प्रॉपर कहानी या फिर ये जो प्रॉपर तरीका याद करने का सिर्फ प्रोफेज 1 में ही के लिए है। इसके बाद फिर मेटाफेज आएगा, उसमें हम लोग साइंटिफिक टर्म कि प्रोफेज 1 में हमने देख लिया लेप्टोटीन जागोटीन मतलब कि पास आया, है ना, रिश्ता अच्छा हुआ, फिर टूट गया, अलग हो गया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ, यादें साथ ले गए। अब हम लोग देखेंगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मेटाफेज ये क्या है, ये मियोसिस है, मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 का अगर मेटाफेज 1 का एक लाइन हम लोग याद रखते हैं तो ये पूरा मियोसिस बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। कैसे, वो देखते हैं, है ना, कि मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 है, मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 है। इसमें खास क्या है, तो मेटाफेज कहीं का भी हो, हम लोग जानते हैं कि मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, लेकिन क्योंकि ये मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 है तो इसमें खासियत क्या है कि इसमें 2 मेटाफेजिक प्लेट बनता है। इसमें क्या है, 2 मेटाफेजिक प्लेट बनता है, इसमें 2 मेटाफेजिक प्लेट बनता है, यही खासियत है। हमने देखा था कि इसमें प्रोफेज 1 में लास्ट में हमने देखा था ना कि ये जो एक्सचेंज हुआ, तो होता क्या है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, है ना। ये दोनों जो है जो कि अब अलग हो चुके हैं, ये एक दूसरे के ऊपर रहते हैं मेटाफेज 1 में। अगर ये लाइन याद है तब फिर मियोसिस बिल्कुल मक्खन है। याद क्या रखना है कि होमोलोगस क्रोमोजोम जो है वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे, होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे के ऊपर आएंगे। मेटाफेज 1 जो है मियोसिस 1 का मेटाफेज 1, इसमें 2 चीज़ें याद रखनी। पहला क्या कि 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, जिसका ही मतलब क्या है दूसरे शब्दों में कि होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तब तो जाकर 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेगा। उसके बाद आएगा क्या, एनाफेज 1। अब अगर हम लोग होमोलोगस क्रोमोजोम को एक दूसरे के ऊपर बना लें, है ना, तो हम लोगों को पता है कि सेंट्रियोल जो है वो पोल्स पर है, उससे स्पिंडल फाइबर आएंगे और जुड़ेंगे। अब ये स्पिंडल फाइबर इधर तो जाकर घूमेगा नहीं, तो सामने क्या है, एक क्रोमोजोम है उस पर जुड़ेगा, इधर जाएगा वो इस क्रोमोजोम पर जुड़ेगा। और क्या करेंगे कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। अगर हमको ये याद है कि होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे के ऊपर आएंगे मेटाफेज 1 में, तो बाकी सारी चीज़ें मक्खन है। जैसे कि यहाँ होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे के ऊपर हैं, जिसके कारण ये हम अगर इतना ड्रॉ कर लेना तो साफ साफ दिख जाएगा कि होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे के ऊपर हैं, तो स्पिंडल फाइबर अपोजिट तरफ से आएंगे और एक होमोलोगस क्रोमोजोम को खींच कर ले जाएंगे, जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम थे वो तो अलग हो गए, होमोलोगस क्रोमोजोम तो अलग हो गए, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड इंटैक्ट है, एक साथ ही है। जो कि ऑफ कोर्स है कि सिस्टर क्रोमेटिड को कोई इधर से खींचेगा तब ना, इधर तो गैप ही नहीं प्रेजेंट है, इधर तो ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोजोम आ गया, जिसके कि एक काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर बना जो कि इसको खींचा। मतलब कहने का हुआ कि अगर ये पिक्चर, ये लाइन होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे के ऊपर होंगे मेटाफेज 1 में, ये हमारे दिमाग में है, हमने इसको ड्रॉ करा तो ये साफ साफ दिख जाएगा कि होमोलोगस क्रोमोजोम जो है वो अलग होंगे। सिस्टर क्रोमेटिड के लिए जगह ही नहीं कि इधर से होमोलोगस क्रोमोजोम घूम के तो जाएगा नहीं, है ना, स्पेस ही नहीं है, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोजोम अलग होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड इंटैक्ट रहेगी सेंट्रोमियर पर। वही एनाफेज 1 में हुआ है,
वही वही हुआ है कि होमोलोगस क्रोमोसोम तो अलग है लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड बिल्कुल इंटैक्ट है यहीं पर। टीलोफेज 1 की अगर हम लोग बात करें तो टीलोफेज में क्या है, टीलोफेज हम लोग कहीं का भी हो सेम चीज़ होगा क्या कि ये प्रोफेज 1 का उल्टा है। ट्रिपल सी जो है जैसे कि पहला सी से क्या था कि कंडेंसेशन होगा, यहाँ डीकंडेंसेशन होगा। डीकंडेंसेशन का मतलब कि क्या है कि क्रोमोसोम से क्रोमेटिन नेट में बदलना। दूसरा क्या है कि सेल ऑर्गेनेल वगैरह जो गायब हो गया था वो फिर से वापस आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, और ये जो वो क्रोमोसोम के मतलब कि एनसीईआरटी के एक ही चैप्टर में 2 बार रिपीट है ये लाइन कि यहाँ डीकंडेंसेशन जो होगा वो ऑफ कोर्स होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। टीलोफेज जो है वो उल्टा है प्रोफेज का, ये यहाँ भी सही है। लेकिन जो एक लाइन क्या है कि यहाँ डीकंडेंसेशन बिल्कुल पूरा नहीं होगा, क्योंकि सेल को मालूम है कि मियोसिस 1 के बाद हमको मियोसिस 2 भी करना है, जिसमें फिर से प्रोफेज 1 से शुरू करना है। तो प्रोफेज 1 से शुरू मतलब प्रोफेज से शुरू करना है तो प्रोफेज में क्या है कि कंडेंसेशन होगा। तो पूरा डीकंडेंस या पूरा हम लोग ये पूरा थ्रेड क्यों ही बना है, तो डीकंडेंसेशन तो होता है ये सही है, लेकिन पूरा डीकंडेंसेशन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे टीलोफेज 1 हो गया ख़त्म। टीलोफेज 1 में क्या जो मतलब है कि ये डीकंडेंस हो गया और न्यूक्लियर एनवेलप और सेल ऑर्गेनल वापस आ गए, है ना। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हम लोग ये देखा कि ये क्रोमोसोम के डिवीज़न में हमने क्या देखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग गए हैं, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग गए हैं, सिस्टर क्रोमेटिड इंटैक्ट है। एक लाइन जो पंच लाइन हम लोग कह सकते हैं मियोसिस 1 का, वो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि होमोलोगस क्रोमोसोम मेटाफेज में एक दूसरे के ऊपर आएंगे, जिसके कारण 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेगा। अगर ये हम ड्रॉ कर पाते तो बाकी सब कुछ समझ में क्लियर आ रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम अलग गया है ना। ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग गया है और सिस्टर क्रोमेटिड तो इस पर चिपका ही है। आगे देखेंगे कि न्यूक्लियर यहाँ पे क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर डिवीज़न है वो ख़त्म हुआ, अब शुरू हो गया क्या साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, है ना। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा और ये 2 डॉटर सेल बनेंगे। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो अलग हो गया, मतलब कि 2 सेल बनेंगे और दोनों में एक होमोलोगस, मतलब कि दोनों में एक क्रोमोसोम जाएगा। रेड वाला दोनों यहाँ होमोलोगस थे एनाफेज में, तो एनाफेज में अलग हुए थे होमोलोगस, तो एक रेड वाला यहाँ जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक ब्लैक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। अब हम लोग प्लाइडी चेक करते हैं। यहाँ देखेंगे क्या कि यहाँ पे ये है तो एक्स, मतलब इसमें 2 क्रोमेटिन प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि दोनों को दोनों एक सेम सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट है, जिसके कारण कि ये सबको एक सिंगल एंटिटी की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे और देखते हैं कि ये मतलब एक क्रोमोसोम की तरह ट्रीट करेंगे, सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे और देखेंगे क्या इसका पेयर है क्या, कोई रेड का रेड कोई पेयर है क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम है क्या, कोई रेड नहीं है, मतलब कि एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ये प्रेजेंट है। क्रोमोसोम के नंबर से पोलैरिटी कभी भी डिफाइन नहीं होती, हमको देखना कि पेयरिंग है क्या, पेयरिंग क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ देखेंगे रेड का कोई रेड पेयर है नहीं प्रेजेंट है, तो जिसके कारण कि ये हैप्लॉइड हो गया। इसका पेयरिंग तो क्या हुआ कि ये पोलैरिटी तो इसका n है, लेकिन अगर हम लोग बात की जाए अमाउंट ऑफ डीएनए की, तो एक का हम लोगों ने माना था कि एक सिंगल क्रोमोसोम का, मतलब ये जो एक सिंगल क्रोमोसोम था, एक सिंगल क्रोमेटिड, यहाँ पे वो क्रोमेटिड होगा, उसका हमने क्या मांगा था C/2 माना था, किसमें G1 में पेरेंट जो था। यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि एक का तो क्या था C/2, तो ये दोनों मिलकर क्या हुआ C, और नीचे भी एक का C/2, तो ये दोनों मिलकर C, तो C ऊपर और C नीचे दोनों मिलकर 2C बनाए। तो मतलब क्या हुआ कि ये हैप्लॉइड तो है, लेकिन अगर हम लोग पेरेंट्स से कंपेयर करें, हमेशा जो कंपैरिजन होता है वो किसके साथ कंपैरिजन होगा, तो पेरेंट्स के साथ ही हमेशा कंपैरिजन होता है। हम लोग शुरू से देख रहे हैं पेरेंट्स कहाँ प्रेजेंट है, तो G1 में प्रेजेंट है। G1 में अगर हम लोग देखें तो पोलैरिटी 2n है और अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए तो यहाँ भी 2C है, मतलब कि अमाउंट ऑफ डीएनए तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन पोलैरिटी सिर्फ कहने को चेंज हो गया है कि 2n मतलब डाइप्लॉइड से ये हैप्लॉइड हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्योर ट्रू सेंस में हैप्लॉइड नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे हैशटैग सूडो, मतलब कि ये सूडो हैप्लॉइड है। मतलब पोलैरिटी से तो ये हैप्लॉइड है, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि अभी ये सिस्टर क्रोमेटिड इंटैक्ट है एक दूसरे पे, तो इसका क्या हुआ कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो तो ऐड हो गया, वो तो जो है वो ट्रू है, लेकिन ये सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट होने के कारण ये पोलैरिटी में ये हैप्लॉइड हो गया, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे हैशटैग सूडो, मतलब कि ये सूडो हैप्लॉइड है। पोलैरिटी में तो n है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे ही है, 2C है। एक्चुअली में हैप्लॉइड में क्या होना चाहिए कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है कहाँ पेरेंट्स में, उसका आधा होना चाहिए प्रेजेंट इसमें। अब क्या है, यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा कौन सा मियोसिस 1 हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया और 2 एनसीईआरटी की लाइन है। पहला तो क्या
कि टीलोफेज 1 ख़त्म होगा, उसके बाद क्या होगा, टीलोफेज 1 पे ख़त्म होने का मतलब है कि क्रोमोसोम का डिवीज़न ख़त्म हुआ, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और इसके कारण क्या है कि दिया एंसियाटी में कि डायड ऑफ सेल बनता है। डायड का मतलब होता है जोड़ा, मतलब कपल, मतलब 2 सेल बनता है ना, ये 2 सेल बनता है, इसका ये मतलब। दूसरा बात क्या है कि ये टीलोफेज 1 ख़त्म हुआ, इसके बाद फिर ये डायड ऑफ सेल बना, मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न के बाद। इसके बाद ये जो दोनों सेल है ये इंडिविजुअली एक कर जाएंगे, है ना, मतलब कि ये एक कर नहीं, मतलब ये दोनों ही जाएंगे किस में, आगे। ये मियोसिस 1 वहाँ यहाँ पे ख़त्म हो गया और इसके बाद मियोसिस 2 शुरू होगा और ये दोनों सेल मियोसिस 2 में जाएंगे। लेकिन मियोसिस 1 का ख़त्म होना और मियोसिस 2 का शुरू होना, इसके बीच में एक गैप होता है, उसको हम लोग इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस एक बहुत ही छोटा गैप होता है, बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है और डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है उसमें। ये तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कोई भी हो, माइटोसिस हो, मियोसिस हो, कुछ भी हो, डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होगा। और क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होगा तो सेल का जो पोलैरिटी है, सेल का जो पोलैरिटी है और साथ ही साथ सेल का जो अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि सेल डिवाइड करके 2 में बट नहीं जाए। तो एक बार इसको हमने अब तक तो चेक भी किया था, है ना, कि प्रोफेज 1 का जो था, मतलब कि लेप्टोप्रोटीन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डायप्रोटीन में चेक किया था कि 2n और 4c जो है वो जहाँ शुरू हुआ, मतलब सिंथेसिस फेज, इंटरफेज में जाइए, इंटरफेज में जो बना था, मतलब कि इंटरफेज में जो ये 2n 4c जो हुआ था वो अभी तक कंटिन्यू है। टीलोफेज 1 तक वो कंटिन्यू है, 2n 4c ही है। टीलोफेज 1 के बाद जब सेल अल्टीमेटली डिवाइड कर गया 2 डॉटर सेल में, तब जाकर ये पोलैरिटी चेंज हुई, है ना, कि यहाँ सूडो पोलैरिड बना है, सूडो हैप्लॉइड बना है, कि यहाँ पोलैरिटी चेंज हुई है, मतलब कि 2n से n और अमाउंट ऑफ डीएनए 4c से 2c हो गया, है ना। तो ये सब कुछ यहाँ तक तो क्या है कि प्रूफ हो रहा है। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा मियोसिस 2 में। यहाँ से अब हम लोग कहाँ जाएंगे, मियोसिस 2 में जाएंगे। मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस ही है, मतलब मियोसिस 2 को तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम मेंशन भी ना करें, मतलब स्पेशली ये तो माइटोसिस ही है बिल्कुल। माइटोसिस अगर आता है तो मियोसिस 2 बिल्कुल सेम है। एनसीईआरटी में लिखा भी है मियोसिस 2 जो है वो क्या है, एक नॉर्मल माइटोसिस को ये रिजेंबल करता है, मतलब उसके जैसा ही है। और ये जो है मियोसिस 2 जो है, हम लोगों ने ध्यान दिया था कि टीलोफेज 1 जो है उसमें क्या है कि वो बिल्कुल उल्टा है प्रोफेज 1 का, जो कि बात सही है, लेकिन जो डीकंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम्स का वो पूरा नहीं होता है। तो पूरा नहीं होने के कारण क्या है कि ये जो गैप जो था इंटरकाइनेसिस का वो बहुत ही छोटा है और मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 बिल्कुल तुरंत ही शुरू हो जाता है ना। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, 4 पार्ट इसके भी हैं। प्रोफेज 2 क्या है, हम लोगों ने पहले भी देखा है कि प्रोफेज 2 जो है मियोसिस 2 हो, मियोसिस 2 रिप्रेजेंट करता है किसको, मतलब कि रिजेंबल करता है किसको, तो माइटोसिस को। तो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, प्रोफेज 2 हो, मतलब मियोसिस 2 का या माइटोसिस का प्रोफेज हो, वो दोनों ही प्रोफेज 1 से काफ़ी सिंपल होता है। प्रोफेज 1 कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसका खुद 5 पार्ट है, लेप्टोप्रोटीन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डायप्रोटीन और डायकाइनेसिस। प्रोफेज 2 की अगर हम लोग बात करें तो क्रोमोसोम जो है वो इन जनरल जो होता है, मतलब कि प्रोफेज में क्या खास बात है, प्रोफेज में क्या होता है, तो इसमें 3 ट्रिपल सी याद रखें, कंडेंसेशन होगा, सेंट्रियोल जो है पोल्स पर जाएंगे, और तीसरा क्या है कि जो सेल ऑर्गेनल और न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या होगा कि गायब हो जाएगा। वही सेम चीज़ें हो रही है। पोलैरिटी हम लोग ध्यान रखेंगे कि पोलैरिटी पिछले वाले में क्या था कि चेंज हुआ था, सेल डिवीज़न हुआ था तो उसमें पोलैरिटी चेंज हुआ था। उससे पहले पोलैरिटी बिल्कुल एस फेज जैसा चल रहा था, मतलब 2n 4c एस फेज के बाद कंटिन्यू था। 2n 4c जो है वो एस फेज के बाद टीलोफेज 1 तक चला, लेकिन उसके बाद पोलैरिटी चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि सेल का डिवीज़न हुआ, n और 2c में कन्वर्ट हुआ, और ये दोनों जो है वो मियोसिस 2 में जाएंगे एक एक करके। n और 2c वाला जो है, यहाँ देखिए, यहाँ एक रेड और एक ब्लैक, ये सिंगल एंटिटी वाला ध्यान रखेंगे। वही यहाँ आया है, ये वाला सेल जो है यहाँ आया है मियोसिस 2 करने के लिए प्रोफेज 2 में, और ये यहाँ पर डिकंडेंस हुआ है। अब क्या है, मेटाफेज 2 है, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये माइटोसिस है। माइटोसिस में क्या होता है, मेटाफेज में मियोसिस 2 माइटोसिस ही है। तो क्या होता है कि इसमें मेटाफेज 2 में क्या होगा, तो माइटोसिस में क्या होता था कि एक बनता था वो मेटाफेजिक प्लेट, यहाँ भी एक मेटाफेजिक प्लेट बना, दोनों क्रोमोसोम जो आकर लगे स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से दोनों के चिपके। अब यहाँ देखिए, यहाँ और जो मियोसिस 1 था, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं मियोसिस 2 देख रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, तो माइटोसिस को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर यहाँ हम लोग डिफरेंस देखें कि हम लोगों ने क्या बोला था कि मियोसिस 1 में हमें याद क्या रखना है कि जो मेटाफेज है
किसका, मियोसिस 1 का जो मेटाफेज है उसमें क्या याद रखना एक लाइन कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे, जिसके कारण कि 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेगा और बीच में गैप नहीं है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर ये एक दूसरे से अटैच होंगे और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग अलग ले जाएंगे, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड को अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में हमको दिख रहा है स्पेस ही नहीं है। तो ये फिगर, ये लाइन हमको अगर याद है तो सब कुछ आगे का बिल्कुल स्मूथ जाएगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर आएंगे किसमें, मेटाफेज 1 में, किसका, तो मियोसिस 1 का, और इसके कारण 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेगा किसमें, मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। अब हम लोग थे कहाँ एक्चुअली, तो मियोसिस 2 में थे, जो कि ऑफकोर्स माइटोसिस जैसा ही है, माइटोसिस ही है हम लोग कह लेते हैं। एनाफेज 2 की बात की जाए तो एनाफेज 2 में क्या है, अब दोनों भाई यहाँ लगे हैं, है ना, ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज में लगे हैं कहाँ पे, तो इक्वेटोरियल प्लेट पे दोनों तरफ से आएगा क्या, स्पिंडल फाइबर, और काइनेटोकोर पे दोनों तरफ से जुड़ेगा और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को बिल्कुल ही अलग कर देगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे एनाफेज में अलग हुआ, मेटाफेज में तो सिर्फ जुड़े थे, सिर्फ लगे थे लाइन में, एनाफेज में इसको अलग कर दिया। तो ये क्या है, एक सिंगल ये जो एक क्रोमेटिन, मतलब कि ये जो सिंगल एंटिटी था इसमें 2 क्रोमेटिन थे, तो एक क्रोमेटिन अलग हो गया, है ना, और वही जो है यहाँ पर जाएगा जब अल्टीमेटली सेल बनेगा, तो कि एक रेड वाला एक ब्लैक वाला। तो एनाफेज में तो ये हो गया। टीलोफेज जो है वो फिर से एज यूजुअल कि उल्टा किसका भैया, तो प्रोफेज 1 का उल्टा, 3 चीज ट्रिपल सी, है ना, कि सेंट्रियोल वहाँ क्या हुआ था कि कंडेंसेशन, यहाँ डिकंडेंसेशन, वहाँ सेंट्रियोल का तो काम ही खत्म है। तीसरा जो है, जो कि क्या है कि सेल ऑर्गेनल वहाँ गायब हो गए थे, यहाँ फिर से आ जाएंगे सेल ऑर्गेनल सारे आके, और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी वापस आ गया। अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक सिंगल क्रोमेटिन जो कि ट्रू सेंस में क्या है, हैप्लॉइड बनाएगा, है ना, एक रेड वाला गया, एक क्रोमेटिन, ये सिंगल एंटिटी नहीं है, ये एक्चुअली में सिंगल है, तो एक गया। और यहाँ देखेंगे कि एक का हमने क्या माना था कि C/2 माना था, तो यहाँ देखेंगे कि पहले तो पोलैरिटी चेक करेंगे, पोलैरिटी है मतलब कैसा, क्या रेड का पेयर है, क्या कोई रेड कोई पेयर है, नहीं है, मतलब ये हैप्लॉइड है। ब्लैक का ब्लैक पेयर है, नहीं है, मतलब ये हैप्लॉइड है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, तो अमाउंट ऑफ DNA को चेक करेंगे। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, तो अमाउंट ऑफ DNA को अगर हम लोग चेक करेंगे, तो एक का हमने माना था कि जो पेरेंट्स है, मतलब कि जीवन में एक का माना था C/2, तो यहाँ देखेंगे कि एक का C/2 तो दूसरा का C/2, दोनों मिलकर C बनाएंगे, तो N है और C है, N और C है, तो मतलब हैप्लॉइड है, और जो अमाउंट ऑफ DNA है वो C है। अब हम लोग पेरेंट्स को ढूंढते हैं। पेरेंट्स जो है वो हम लोग किसको माने थे, ये तो पहले याद करना होगा कि पेरेंट्स के लिए हमको कहाँ जाना होगा, तो इंटरफेज जाना होगा। इंटरफेज का जीवन को हम लोग पेरेंट्स मानते हैं हमेशा से, तो इंटरफेज का जीवन को हमने माना क्या, पेरेंट्स माना, एक को C/2 लिया था, तो यहाँ पोलैरिटी 2N और अमाउंट ऑफ DNA 2C। मियोसिस 2 ख़त्म हुआ है, वहाँ देखेंगे पोलैरिटी N और C। पेरेंट्स में देखेंगे क्या था, 2N 2C, तो 2N का N हो गया, 2C का C हो गया, मतलब कि ये ट्रू सेंस में ये प्योर हैप्लॉइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया क्या, मियोसिस 2 ख़त्म हो गया, है ना। अब ध्यान में क्या आता है, अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में मियोसिस में कि एक जो मियोसिस होता है उसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली ख़त्म होने पर 4 सेल जो होते हैं डॉटर सेल बनते हैं, जो कि 4 के 4 हैप्लॉइड है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही बन रहे हैं। तो यहाँ पर 2 इसलिए बन रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो एक सेल था N/2C, ये किसका चार्ट है, तो ये मियोसिस 1 का चार्ट है। मियोसिस 1 में जो ये जो सूडो हैप्लॉइड बना था, तो ये एक करके जाएंगे ना, तो हमने क्या किया है कि ये एक का ही है, एक सेल का ये इतना है, दूसरा भी तो इसको फॉलो करेगा ना, तो दूसरा तो एक से ये अगर 2 सेल बना तो दूसरा आएगा फिर से मियोसिस 2 करेगा और वो भी 2 बनाएगा, तो सब मिलके लास्ट में 4 बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, है ना, ये तो कंफर्म है। तो ऑलरेडी क्या है कि ख़त्म हो चुका है ना, तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स जो है वो रह गया है, मतलब बस मुश्किल से 5-10 फैक्ट्स होंगे, तो वो देख लेते हैं। तो पहला ही पॉइंट जो है, जैसे हम लोग चैप्टर खोलते हैं तो उसमें क्या कहता है, मतलब कि सेल साइकिल वाले में क्या कहता है कि जो ग्रोथ है वो क्या है कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना। डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग है, ये अभी नहीं बता रहा, कहता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का। तो होता क्या है कि जो पेरेंट सेल है वो क्या होंगे, उसमें वो ग्रो करेंगे, ग्रोथ होगी उसमें पेरेंट सेल में, और एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा कि वो रेशियो होता है ना कि सेल और साइटोप्लाज्म का जो है वो रेशियो होता है कि जब वो रेशियो रीच कर जाएगा, है ना, तो एक पॉइंट के बाद क्या है कि उसमें
ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ के बाद क्या हो जाएगा, ग्रोथ का एक लिमिट के बाद फिर वो डिवाइड कर जाएंगे सेल और 2 डॉटर सेल बना लेंगे। फिर ये डॉटर सेल भी सेम प्रोसेस रिपीट होगी कि डॉटर सेल भी ग्रोथ करेंगे। फिर एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि ये भी मतलब कि डॉटर सेल में, ये डॉटर सेल खुद भी 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, है ना। आगे हम लोग देखेंगे क्या कहता है कि सेल साइकिल के बारे में कहता है। सेल साइकिल के बारे में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है कि सेल साइकिल क्या है। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, वही बोल रहा है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, जिसमें क्या तो हमने पढ़ा था वहाँ की 3 है मेनली। सेल का ग्रोथ होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, है ना, और फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उसके साथ साथ प्रोटीन वगैरह का भी सिंथेसिस हो जाएगा अगर ज़रूरत पड़ा तो, और फिर उसके बाद क्या होगा कि सेल का डिवीजन हो जाएगा। तो वही यहाँ भी लिखा है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट है बाय विच सेल का डुप्लीकेटेड जीनोम, मतलब कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, प्रोटीन अदर कंस्टिट्यूएंट मतलब कि प्रोटीन वगैरह डिवीजन का भी होगा, क्या सिंथेसिस होगा और डीएनए, और फिर सेल जो अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ हमने शुरू में पढ़ रखा है क्या कि ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रेप्लिकेशन हो गया वगैरह वगैरह, ये आपस में क्या है कि कोऑर्डिनेटेड होते हैं, आपस में सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। आगे हम लोग फैक्ट्स और डेटा की अगर बात की जाए तो सेल साइकिल की बात करते, सेल साइकिल हम लोगों ने देखा था कि 2 फेज़ है मेनली, एक इंटरफेज एक एम फेज। इंटरफेज में 95% टाइम जाता है, एम फेज में जो है वो 5% टाइम जाता है, ये तो हमने देख लिया था। यहाँ कुछ फैक्ट क्या है कि ह्यूमन का जो एक सेल जो डिवाइड करने में टाइम लेता है वो 24 आवर्स लेता है, और वहीं पर जो ईस्ट जो है वो ईस्ट जो डिवाइड करने में टाइम लेता है वो कितना लेता है, 90 मिनट लेता है। ये क्या है, ये सेल साइकिल का टाइम है ह्यूमन का 24 आवर, जबकि ईस्ट का 90 मिनट। अब इसमें क्या कहता है कि ह्यूमन का जो 24 आवर्स है तो इसमें से भी इंटरफेज और एमफेज डिवाइड होगा, 95% इंटरफेज में टाइम जाएगा, 5% एमफेज में टाइम जाएगा। तो उससे क्या होगा कि मतलब कि 24 आवर्स का 95% जो कि लगभग 23 घंटा, मतलब 23 आवर्स कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा इंटरफेज में, जिसमें जो कि क्या है तो तैयारी का प्रोसेस है, और एम पेज में सिर्फ 1 घंटा में डिवीज़न हो जाएगा, है ना। 1 घंटा में पूरा डिवीज़न हो जाएगा। रियल डिवीज़न जो है एम से हम लोग याद रखेंगे कि मेन डिवीज़न जो होगा वो एम पेज में ही होगा। अब क्या कहता है इसमें एक और लाइन क्या है कि ये जो सेल साइकिल का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो वेरी करता है किसमें, तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यहाँ हमने देखा है ना कि ह्यूमन है, ईस्ट, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें वेरी करता है। दूसरा क्या है कि सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करता है, जो कि इसमें एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं है। फिर से एक बार देखेंगे कि सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जांपल है ह्यूमन और ईस्ट। ह्यूमन में 24 घंटा का सेल साइकिल होता है और ईस्ट में 90 मिनट का सेल साइकिल होता है। तो 24 घंटा में फिर क्या है कि इंटरफेज में 95% जाएगा और एम पेज में कितना जाएगा, 5% जाएगा। इसमें से फिर वही 23 घंटा जाएगा तैयारी में, इंटरफेज में 1 घंटा जाएगा। इसमें इसका डेटा नहीं दिया हुआ है। तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन है उसका तो डेटा है दिया हुआ, लेकिन जो सेल टाइप टू सेल टाइप में वेरिएशन है उसका डेटा नहीं दिया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे ये क्या कहता है फैक्ट से यहाँ बस कि माइटोसिस जो है वो यूजुअली कहाँ होते हैं, तो एनिमल में क्या होता है कि वो डाइप्लॉइड सोमेटिक सेल में होते हैं। एनिमल में क्या होता है माइटोसिस, तो डाइप्लॉइड सोमेटिक सेल में होते हैं। एनिमल में क्या होता है कि डाइप्लॉइड सोमेटिक सेल में होते हैं। एक एक्सेप्शन है कि हनीबी का जो ड्रोन होता है उसमें हैप्लॉइड सेल में हो जाता है। तो ये तो हो गया एनिमल का। अगर बात की जाए प्लांट की, तो प्लांट में दोनों में होगा, मतलब कि डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों में, डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों में, डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों में, डाइप्लॉइड एंड हैप्लॉइड दोनों में क्या होगा, तो माइटोसिस होगा। डाइप्लॉइड एंड हैप्लॉइड बोथ, डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड बोथ दोनों में होगा। एक्सेप्शन में हनीबी का हमको याद रखना है कि उसमें हैप्लॉइड सेल में ड्रोन में होता है। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि कहता है क्या कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और म्यूसिस। तो हम लोग जानते हैं क्या कि म्यूसिस में क्या होता था, तो रिडक्शनल डिवीज़न है, आधा पेड़ मतलब कि पेरेंट्स और डॉटर सेल के बीच में क्या होता है, रिड्यूस कर देता है ये क्रोमोसोम नंबर को आधा को, तो मतलब कि ये हैप्लॉइड सेल बनाता है, इतना तो हमको पता है। इंक्रीज़ करता है क्या जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैसे इंक्रीज़ करता है। म्यूसिस का खास बात अगर हम लोग याद करें, म्यूसिस की खास बात अगर हम लोग याद करें तो 2 था। एक तो कहते हैं कि पेयरिंग होगा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, और दूसरा क्या होगा कि उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब एक्सचेंज होगा मटेरियल का, जिसको कि हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और वो किसके बीच होता है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है ना। तो उसके कारण क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी होता है, मतलब कि वो रैंडम जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है और एक्सचेंज वो होता ही रहता चला जाता है। और यही रीज़न है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी होता है। और कोई भी 2 जो डॉटर सेल है, मतलब कि ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं कि रियल लाइफ में भी कि कोई भी 2 ब्रदर सेम जैसे नहीं दिखते हैं, तो मतलब कि सेम मदर फादर के बच्चे, लेकिन उनका हर का चेहरा या जो है प्रेजेंटेशन वो अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, यही रीज़न है कि उसमें क्या होता है कि म्यूसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन जो होता है तो उसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है मटेरियल का, जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, है ना। अब क्या है कि अलग अलग स्पीसीज़ में स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का बनाए रखना अक्रॉस जनरेशन।
अच्छा, अब ये क्या कहता है कि अलग अलग क्रोमोजोम नंबर का अलग अलग स्पीसीज में, जैसे कि ह्यूमन में कितना है, तो 23 पेयर है ना, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। तो ये सब किसके कारण है, तो ये सब के कारण ये मियोसिस है जो कि इसको बरकरार रखता है। माइटोसिस की अगर बात की जाए तो माइटोसिस में क्या होता है, नॉर्मल जो सेल डिवीज़न होता है माइटोटिक सेल में, वो इसके कारण होता है ना। नॉर्मल जो सोमेटिक सेल में जो डिवीज़न होता है वो इसके कारण होता है। तो कहता क्या पहला पॉइंट कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली, अच्छा हाँ, माइटोसिस को और भी क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। तो जैसे मतलब पेरेंट्स वैसे बच्चे, एक हो गया। दूसरा क्या है, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें मालूम है। तीसरा क्या कहता है कि रिस्टोर द न्यूक्लियो-साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अभी हमने पढ़ा था ना कि सेल डिवीज़न क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का एक क्या होता है कि एक रेशियो फिक्स होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का एक रेशियो फिक्स होता है, जिसके कारण के मतलब वो अगर एक रीच कर जाए तो उसके बियॉन्ड जो है वो सेल डिवीज़न होना मस्ट होता है। सेल का रिपेयर में ये मदद करता है। प्लांट में क्या है, प्लांट में भी ये ग्रोथ में मदद करता है। मेनली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मतलब कि एपिकल और लैटरल कैम्बियम। एपिकल कैम्बियम क्या करता है, तो ये टिप पे प्रेजेंट होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में मदद करता है ना। ये क्या करता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब वर्टिकल ग्रोथ में मदद करता है। लैटरल कैम्बियम जो है वो क्या करता है, ये मोटाई बढ़ाता है किसी भी पेड़ का, तो उसमें ये मदद करता है। बस इतना ही है। तो यहाँ पे सारे फैक्ट्स भी ख़त्म हो गए, है ना। ये ध्यान देने वाली बात एक वो था कि ये न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है जिसके कारण कि सेल डिवीज़न होता है। शायद उसमें हमने क्या कह दिया था कि न्यूक्लियो सेलुलर या कुछ कह दिया था ना, उसके लिए सॉरी। ये न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है। बाकी सारे फैक्ट्स वगैरह सारे कंसेप्ट्स तो क्लियर ही हैं। और एक चीज़ और है क्या कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न हो जाता है किसको लेकर, कि ये जो है जैसे कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि मतलब माइटोसिस और मियोसिस समझाने का अलग अलग तरीका है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने क्या लिया है कि यहाँ पे 4 क्रोमोजोम लिया है, ये क्या है, तो ये इंटरफेज का ये G1 फेज है, गैप 1 फेज है। और गैप 1 फेज में G1 फेज में हमने देखा है कि पेरेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पेरेंट्स से हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने पेरेंट्स में क्या लिया कि 4 क्रोमोजोम लिया है, 1 2 3 4 लिया है। और इसी से हम लोगों ने माइटोसिस भी पढ़ा, मियोसिस भी पढ़ा, सब कुछ इससे पढ़ा। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो भी यही मतलब 4 क्रोमोजोम लेकर ही दिया हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2 क्रोमोजोम से भी समझा देते हैं ना। तो 2 क्रोमोजोम से भी समझाना तो मतलब ठीक है, समझा देते हैं, वो तो ईजी है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में हम लोग जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता है। तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होने के कारण क्या है कि एक होमोलोगस क्रोमोजोम तो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, है ना। एक होमोलोगस क्रोमोजोम प्रेजेंट होना चाहिए, और ताकि उसमें ये हो, तो उसमें 4 क्रोमोजोम तो हमको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो सबसे बेस्ट कहने का मतलब क्या है कि सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है, 4 क्रोमोजोम वाला। इससे माइटोसिस में उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। और जो ये है मतलब हमारा एनसीईआरटी, उसमें भी ये 4 लेकर ही दिया गया, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो कंसेप्ट तो सारा ख़त्म हो ही गया, है ना। कॉन्सेप्ट सारा ख़त्म हो चुका है, फैक्ट्स भी सारे ख़त्म हो चुके हैं। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सब कुछ कवर हो चुका है। थैंक यू।